नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज मिड डे मुद्दा थोड़ा देर से हम लेकर के आ रहे हैं क्योंकि दिन में काफी हलचल थी खबरों की। आज दोपहर होते होते उदय भानु चिप की रिहाई से जुड़ी हुई खबरें आने लगी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट देश में विमर्श से बाहर रखा जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, खासकर सीजेआई, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा या छवि को बचाने में व्यस्त रहेंगे? बाकी जगहों पर उनके फैसले या उनकी टिप्पणियों पर सवाल अगर हो तो बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मान जाएंगे तो मान सकते हैं, उनके पास भी अधिकार है, लेकिन सवाल करने का अधिकार हमारे पास है। सवाल ही अगर कंटेम्प्ट बनने लगे तो फिर लोकतंत्र को इति श्री, आप कह दीजिए टाटा बाय बाय। और सवाल क्यों न हो, अगर सवाल वैलिड है तो। नाजायज सवाल हम भी नहीं चाहते हैं किसी पर उठे, किसी से हो। वो मोदी जी से भी नाजायज सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जायज सवाल के दायरे से बाहर भी कोई नहीं होना चाहिए। ये बात क्यों आ रही है? एसआईआर जब से शुरू हुई 10 जुलाई को ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और शुरुआती जो पिटिशंस हैं उन सब में एसआईआर की संवैधानिकता को लेकर के पहले सवाल खड़ा हुआ। एसआईआर संवैधानिक है कि नहीं है? एसआईआर जिस तरह से करवा रही है, चुनाव आयोग करवा रहा है, करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है? एसआईआर की संवैधानिकता पर फैसला दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के लिए कवच बना हुआ है। एसआईआर से ज्यादा वो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के लिए कवच बना हुआ है। 60 लाख लोग जीवित, खासकर तब सवाल और गहरा हो जाता है जब जीवित, मृत या ऐसे लोगों को आउट कर दिया गया, कोई बात नहीं। जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हैं, वो उन लोगों का नाम उसमें आता है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जो जीवित हैं, संदिग्ध हैं। 60 लाख लोग ऐसे मतदाता सूची से बाहर हो रहे हैं, और चुनाव आयोग में जितनी याचिकाएं या जितनी दलीलें रखी जाती हैं, वो दलीलें खारिज कर दी जाती हैं। सिर्फ सवाल इसलिए नहीं उठता कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीजेआई ने कहा, इसलिए नहीं उठता। पिछले 48 घंटे में 3 केस सीजेआई के सामने आए हैं, 3 केस। बस तीनों केसों को आपको आंख खोल के देखने की जरूरत है, आंख खोल के देखने की जरूरत है। सिब्बल ने भरी अदालत में खेल को पकड़ा, लेकिन खेल को अनवरत जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया गया। ज्ञानेश कुमार आउट ऑफ कंट्रोल, कोई लगाम उस पर कहीं से भी लगती हुई नजर नहीं आ रही है। लाइए भाऊ को, आप जरा गौर से खबर देखिएगा। बड़े रिस्क के साथ ये खबर लाना पड़ता है। स्वागत है भाऊ, बहुत रिस्क के साथ, ये बिल्कुल साफ कह दें, इस देश में भीतर से न्यायपालिका पर कितने भी लोगों के मन में सवाल हो, जुबान पर वो सवाल आदमी लाने से घबराता है, वो चाहे पत्रकार हो चाहे पॉलिटिशियन हो, मैं दोनों की बात करूं। विपक्षी नेता भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत बिना पाए जब निकलते हैं तो बाहर मुस्कुरा के कहते हैं, नहीं, माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उन्होंने हमें राहत दे दी है। कई बार झटका लगता है, लेकिन बाहर आकर के मुस्कुराते हैं। सवाल क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है, सवाल क्यों नहीं हो सकता है और क्यों होना नहीं चाहिए? आपको मैं 3 खबरें दिखाता हूं, 3 खबरें, उन खबरों के हिस्से, और गौर से मैं तो चाहता हूं इस देश के न्यायविद, इस देश के पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस, जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस अतुल श्रीधरन, जस्टिस अभय अशोक, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जो है अभय अशोका, जस्टिस उज्जवल भुइया, जस्टिस नागरत्ना, ये सब भी इसको, जस्टिस सूर्यकांत, ये सब भी इस विषय पर एक बार बिना ईगो के सोचने की कोशिश करें। ईगो थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा। ईगो बड़ा हो जा रहा है आजकल, व्यक्ति से बड़ा उसका ईगो होता है।
आदमी बौना, ईगो उसका 7 फुटा। लाइए खबर लाइए, पहले खबर देखिए, पहली खबर देखिए गौर से। बंगाल में चुनाव आयोग आज जारी करेगा फाइनल वोटर लिस्ट। पहले मंजूर लाखों नाम। पहले मंजूर, देखिए गौर से सुनिए लाइन को। पहले मंजूर लाखों नाम अब जांच के घेरे में। इसीलिए मैंने कहा मृत हैं, जो है विस्थापित हैं, कोई बात नहीं, मंजूर हुए लाखों नाम जांच के घेरे में। चलिए आगे बढ़िए। बंगाल एसआईआर, वोटर लिस्ट पर गहराया संकट, सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल जिलों में कट सकते हैं नाम। आगे चलिए। फेट ऑफ 60 लाख बंगाल वोटर्स इन लिम्बो, EROs इलेक्टर्स इन डार्क ऑन प्रोसेस, रीजन्स व्हाई नेम्स वेयर फ्लैग्ड। ये ओरिजिनल स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस की है, लेकिन मैं इसका हिंदी में कुछ भीतर का हिस्सा दिखाना चाहता हूं। लाइए ये सब जरा खबर के भीतर चलिए। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है, यानी जो जैसी स्थिति कभी नहीं पैदा हुई थी। राज्य में शनिवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने वाली है, लेकिन करीब 60,06,675 मतदाताओं के नाम पर अभी भी असमंजस के बादल छाए हुए हैं। ये कुल मतदाताओं का लगभग 8.5% हिस्सा है, जिनकी पात्रता की समीक्षा अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के बजाय, ERO के बजाय, मतलब आज तक जो होता था उनकी बजाय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं। आगे चलिए, चेंज। निर्वाचन आयोग के वैधानिक अधिकारी जो करते रहे हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी है, EROs और AEROs ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने पूरी सावधानी से दस्तावेजों की जांच करके लाखों नामों को मंजूरी दे दी थी। पूरी सावधानी से उन्होंने जांच की थी और लाखों नामों को मंजूरी दी थी। हालांकि आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर्स द्वारा विसंगतियां बताए जाने के बाद इन स्वीकृत नामों को सिस्टम से रिवर्स कर दिया गया। माइक्रो ऑब्जर्वर ये सब दूसरे प्रदेशों से, भाजपा शासित प्रदेशों से बुला रखा था ज्ञानेश ने। उन्होंने ERO और AERO द्वारा स्वीकृत नामों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में डालना। हैरानी की बात यह है कि सुनवाई की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक यह संख्या अचानक कुछ लाख से बढ़कर के 60 लाख के पार पहुंच गई। शुरुआत में यह संख्या 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंची और फिर एकाएक जंप मारी ओवरनाइट और ये 60 लाख तक पहुंची संख्या। एक अधिकारी ने बताया कि 11 फरवरी के बाद से माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने उन मामलों को भी वापस भेजना शुरू कर दिया जिन्हें पहले हरी झंडी मिल चुकी थी। मतलब जो पुष्ट हो चुके थे, ओके टेस्टेड थे, उनको भी वापस। इसमें जो है एक सेवारत वरिष्ठ IAS अधिकारी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। एक सेवारत वरिष्ठ अधिकारी जिनको कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव का ही नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है। ये देश नहीं, देश को सर्कस से भी बदतर बना दिया। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मतदाता सूची से नाम कटने या समीक्षा के दायरे में आने का सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक बहुल जिलों में दिख रहा है। मुर्शिदाबाद में 11 लाख, मालदा में 8,28,000, दक्षिण 24 परगना में 5,22,000, उत्तर 24 परगना में 5 लाख, झारग्राम में ये तो 1000 में आ गया। अब इसमें सबसे पहले जो लोग भी बंगाल की डेमोग्राफी थोड़ा बहुत देखे हैं, मुर्शिदाबाद और मालदा ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत मुस्लिम डोमिनेटिंग क्षेत्र है। 11 लाख मुर्शिदाबाद और मालदा करीब 8.5 लाख, मतलब 20 लाख तो 2 जिले में उड़ा रहे हैं। 2 जिले में 20 लाख लोग नहीं होते, 20 लाख तो उड़ा ही दे रहे हैं। बचेगा कौन, मतदान कौन करेगा, सोचने की बात है। खैर, ये पहली खबर थी। मैं थोड़ा सा वक्त दर्शकों से लूंगा भाव के पास चलने के पहले, क्योंकि एकदम ये क्लियरिटी हो जाए तब, क्योंकि न्यायपालिका पर बात है और भाव ही हैं जो बात इस पर करते हैं। चलिए आगे लाइए, अगली हेडलाइन लाइए। यहां तक तो अभी आपने देखा क्या कर रहा है चुनाव आयोग। अब आते हैं क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग नहीं तो और कौन देगा ट्रेनिंग, बहाने मत बनाओ। SC ने ममता सरकार को क्यों फटकारा। देखिए, फटकार खाने का काम अकेली ममता सरकार पे है, स्टालिन सरकार पे है, विजयन सरकार पे है, सुक्खू सरकार पे, इन्हीं सब पर फटकार खाने।
कभी सुनेंगे आप ऐसे फटकार? चुनाव आयोग को कभी लगी हो 10 जुलाई से चल रहा है, कभी फटकार नहीं लगी, उसका वकील उल्टा वहां जाकर के फटकारने लगता है बाकियों को। अब जरा इस खबर के भीतर चलिए, तब देखिए, इसकी खबर के भीतर चलिएगा। और फिर मैं कहता हूं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात, लॉजिक लगाइएगा, लॉजिक। सूर्यकांत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, कृपया अस्पष्ट कारणों के साथ अदालत में ना आए। इस लाइन को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कृपया अस्पष्ट कारणों के साथ अदालत में ना आए और प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश ना करें। हर दिन कोई ना कोई बेमतलब का बहाना नहीं हो सकता है, इसे अब खत्म होना चाहिए। हमने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके उन न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का निर्देश दिया है। ये निर्देश देने के लिए आपने यहाँ पर भी ईसी को बिल्कुल साफ कहूं, इससे कंफर्ट जोन में गया ईसी। ये मांग तो किया नहीं था ना ममता सरकार ने, वो तो कह रही थी कि ईआरओ और एईआरओ यही पूरे देश में कर रहे हैं, तो यहाँ भी साहेब करने दीजिए उन्हीं को। वो तो वही कह रहे थे ना कि जो पूरे देश में कर रहे हैं, जिसके पास पावर है उनको। लेकिन चुनाव आयोग उसमें बार बार कह रहा था कि इनके अधिकारी अयोग्य हैं, तो आपने कहा कि हम न्यायिक अधिकारी लगाते हैं। मतलब बंगाल के अधिकारियों की क्षमता पर, उनके योग्यता पर सवाल उठा। जो काम मूल रूप से चुनाव आयोग के अधिकार का क्षेत्र का है, उस पे हमने निर्देश दिया, लेकिन आप बेवजह की शिकायतें कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जो टिप्पणियां हैं कितनी स्पष्ट हैं हमारी सीजेआई की। राज्य सरकार, आप बेवजह शिकायत कर रहे हैं, आप अड़ंगा डाल रहे हैं, बिल्कुल सीधा सपाट। और वो लाइन ध्यान रखिएगा, अस्पष्ट कारणों के साथ आप आ जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई और जस्टिस बागची की पीठ के समक्ष गंभीर आरोप लगाए। सिब्बल ने कहा कि अजीब चीजें हो रही हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी उन न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैनात किया गया था कि मतदाताओं के दावों के साथ जमा किए गए किन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाना है। एक एक लाइन को नोट करिएगा, वहां पे अस्पष्टता, और इसलिए नियुक्त किया गया था कि किन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाना है। सिब्बल ने तर्क दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि इसके तौर तरीके कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय किए जाएंगे। उस निर्देश का उल्लंघन है। अब अगले हिस्से पर आइए, जरा अगला लाइए, यही सब और साफ हो जाएगा। अगला इसी में, हाँ, इस मुद्दे को उठाए जाने पर नाखुशी जताई और अदालत ने सिब्बल की दलीलों से असहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि जब हमने कहा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तौर तरीके तय करेंगे, तो हमारा मतलब यह था कि वह ये तय करेंगे कि किस न्यायिक अधिकारी को कहां तैनात किया जाए, उन्हें क्या सुविधाएं दी जाए। आपका मतलब तो आप आदेश में मतलब क्लियर लिखे होते, इसका मतलब आपका फैसला अस्पष्ट है। आप कह रहे हैं कि आप केस अस्पष्ट लेके आते हो, जबकि आपका फैसला जब आज सिब्बल की दलील आई तब आप कह रहे हो कि हमारे कहने का मतलब ये था। तो आप मतलब क्लियर लिख दिए होते ना भैया, साहब क्लियर लिख देते। दावों का निपटान और मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता पर निर्णय केवल न्यायिक अधिकारी ही लेंगे। इसमें आगे एक बात और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता रखा है कि कौन कौन से दस्तावेज वैध माने जाएंगे। जब वैध दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने तय ही कर दिए हैं, तो न्यायिक अधिकारियों को कौन सी ट्रेनिंग ज्ञानेश कुमार दे रहे हैं? कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार? ये सवाल अभी शायद सवाल में खाली बस कर रहा हूँ, जवाब सब भाउस लेंगे। सबसे पहले एसआईआर की बात करते हैं, तो एसआईआर में हम बार बार कह रहे हैं आपको कि एसआईआर ये टूल किट है किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने का। ये बात तय हो गई हर जगह। लेकिन ये एसआईआर ज्ञानेश कुमार खुद जाके नहीं कर सकते, उन्हें अधिकारियों के भरोसे रहना पड़ता है, और अधिकारी राज्य के होते हैं। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 है, उसका एक सेक्शन है, और उस सेक्शन के तहत सेक्शन 13B ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, वो क्लियर कट डिफाइन करता है कि ईआरओ और एईआरओ, मतलब ईआरओ पहली बार ईआरओ ही ये पूरी लिस्ट रिवाइज कर सकता है, और इलेक्ट्रेशन रोल फाइनल तैयार करने का काम ईआरओ का है।
किसको डिलीट करना, किसको ऐड करना, ये ईआरओ का काम है और किसी का नहीं। नोटिस भी ईआरओ दे सकता है और कोई नहीं। आगे एईआरओ जुड़ता है कि जब नोटिस देना है या बाकी लॉजिस्टिक काम करना है, तो ये बड़ा क्लियर कट है। माइक्रो ऑब्जर्वर नाम की कोई चीज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में नहीं है, अभी तक के चुनाव आयोग की प्रणाली में नहीं है, कहीं भी नहीं। जब जो जैसी डिजाइंड लिस्ट चाहिए वैसी बन नहीं पाई, क्योंकि बंगाल में डबल इंजन की सरकार नहीं है। वहां के राज्य कर्मचारी उस सरकार के अधीन है जो विपक्ष की सरकार है, केंद्र के विपरीत है। तो वहां के अधिकारी वो गड़बड़ झाला नहीं करेंगे जो डबल इंजन की सरकार में होता है। तो फिर इन पे चेक रखने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर लाए गए। माइक्रो ऑब्जर्वर का लोग जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, तब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में यह वक्तव्य दिया चुनाव आयोग ने कि माइक्रो ऑब्जर्वर ये मदद के लिए है, ये ईआरओ और एईआरओ के मदद के लिए है। ठीक है, अब जो मदद करने आया वो घर का मालिक हो गया। अब माइक्रो ऑब्जर्वर तय करने लगे कि किसका नाम जाएगा और किसका नहीं जाएगा। ये समझ के पढ़े हैं। अच्छा, ये ईआरओ को समझ में नहीं आया। जो नाम आशीष चित्रांशी का नाम ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट है, ओके कर दिया, वो रिजेक्ट होके आया क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्शन लिया। तो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो ईआरओ और एईआरओ के ऊपर हो गया। और माइक्रो ऑब्जर्वर ने भी खेल ये किए, क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर कहां से अपॉइंट हो गए, किसने अपॉइंट किए, इनकी वैलिडिटी क्या है, ये कि अधिकारी है कि किसी राजनीतिक दल के लोग हैं कि ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई आइडिया नहीं। इन्होंने 11 तारीख से रिवर्स करना शुरू कर दिया भारी तादाद में, ताकि 14 तारीख को आखिरी डेट है, तो आपके पास समय ही नहीं है कि आशीष चित्रांशी का नाम वापस आया, मैं ईआरओ हूं, मैं फिर माइक्रो ऑब्जर्वर को कहता हूं कैसा वापस आ गया, ये देखिए, फिर मैं लिखता हूं, बाद में मैं लोड कर रहा हूं, आपके डॉक्यूमेंट वो भी बंद हो गया, काम करना बंद हो गया, लोड ही नहीं हो रहा है। और देखते देखते 11 से 14 तक वो आंकड़ा 60 लाख हो गया। ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जब आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके पहले ही मामला आ गया था कि भाई ये माइक्रो ऑब्जर्वर कोई तकलीफ दे रही है, तो उन्होंने कहा कि हम न्यायिक अधिकारी भेजते। अब 500 से ज्यादा न्यायिक अधिकारी भेजे। अब न्यायिक अधिकारी, मुझे बताओ इनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी? आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है कि इस लिस्ट के डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाए। उन्हें उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी देखनी है। वो आम आदमी जिंदा है या नहीं जिंदा है, उसने गलत डॉक्यूमेंट कर दिया तो ये हो जाएगा। उसमें चुनाव आयोग क्या ट्रेनिंग देगा उनको? और चुनाव आयोग में इसमें इंटरवेन क्यों करना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी और वो भी हाई कोर्ट को आदेश दिए कि आप उनको बताइए कहां अपॉइंट करना और कहां जाना है, कितना डीए होगा, तो न्यायिक अधिकारी यदि ये भी नहीं मालूम कि उनका काम क्या है, तो फिर वो न्यायिक अधिकारी किस काम के? वो कोई मजदूर थोड़ी है कि दिहाड़ी मजदूरों को आपने भेज दिया कि वो बोले साहब बताओ क्या करना है, कारपेंट्री का काम करना है कि इलेक्ट्रिक का काम करना है, आप बताइए। मैं तो कारपेंट्री का करता हूँ, इलेक्ट्रिक का तो मेरे को आता नहीं, तो फिर उसको 2 दिन इलेक्ट्रिक का ट्रेनिंग दो, ऐसा तो नहीं है। ये न्यायिक अधिकारी है जो लीगल सिस्टम से जुड़े हुए, लीगल सिस्टम से जुड़े हुए आदमी को इतनी तो अकल होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम किस लिए अपॉइंट हुए हैं, हमें क्या देखना है। यदि हमें रिजेक्टेड लोगों की वैलिडिटी देखनी है तो उसमें ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग के तहत क्या चुनाव आयोग उनको सेट करने का मामला कर रहा है? जब चुनाव आयोग के खिलाफ सारा मामला चल रहा है तो चुनाव आयोग के हाथ में क्यों ट्रेनिंग देना? हम मानते हैं चुनाव आयोग की ट्रेनिंग देगा, लेकिन वो शिक्षकों को देगा, बालवाड़ी आंगन वर्कर को देगा, तहसीलदार को देगा, पटवारी को देगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है चुनाव का एसआईआर का काम क्या है। उनको ट्रेनिंग देगा और फिर काम करवाएगा। उनको तो ट्रेनिंग दिया नहीं और इनको ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। और जब आ गए तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहना चाहिए था, एक न्यायिक अधिकारी है, इसमें ट्रेनिंग की क्या बात है, क्या ट्रेनिंग देना इसमें? लेकिन वो कहते हैं कि चुनाव आयोग ट्रेनिंग नहीं देगा तो कौन देगा? तो फिर चुनाव आयोग की ट्रेनिंग देगा तो फिर आपके लोगों की जरूरत ही क्या है, जिनको पता ही नहीं क्या करना है? चुनाव आयोग बताएगा, सारा खेल ही तो चुनाव आयोग का है। फिर ये माइक्रो ऑब्जर्वर के ऊपर माइक्रो ऑब्जर्वर हो गए, फिर एक न्यायिक प्रक्रिया में लोग कहां से आ गए?
ये आम सिंपल भाषा में जो समझा जाता है वो है आशीष। ये 60 लाख लोग, अब मैं बताता हूं 60 लाख लोग, और आपने जो नाम बताए, अब आपने कहा मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीट है, उसमें से 20 टीएमसी के पास है। मालदा में 12 सीट है, उसमें से 11 उनके पास है। दक्षिण 24 परगना में 31 सीट है, उसमें से 30 तृणमूल कांग्रेस के पास है। 30, 20, 50, ये 60 सीट का खेल है। मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं, और आपने यदि 11 लाख लोग कम कर गए तो 50,000 एक सीट पे आप धरिए, तो हो गया खेल। तृणमूल कांग्रेस यदि इन 3 जिलों में, जिनकी अभी मैं 3 जिलों मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, तो मैंने सिर्फ उत्तर परगना, दक्षिण परगना और मुर्शिदाबाद और मालदा लिया, इसमें 11, 20, 21, 31 हो गए। 31 और 8, 39, 39 और 31, 40 और 30, 70 सीट का खेल है 4 जिलों में। और इन 70 सीटों में तृणमूल कांग्रेस से आप 50-60 सीटें भी ले आते हो तो सरकार बदल जाती है। नहीं, एक पॉइंट और सरकार बेसिकली मैं आरोप नहीं, मैं 10 बार बोल चुका हूं, एसआईआर ये एक राजनीतिक दल को मदद करने की प्रक्रिया है, चाहे आप कुछ भी कहो। और एसआईआर में नाम गायब होते, मैं खुद का एग्जांपल हूं, 2024 में मेरा अशोक वानखेड़े का नाम गायब हुआ। कौन आया था पीआरओ, ईआरओ, कौन आया था मेरे घर चेक करने, किसने मेरा नाम कटवाया? फिर से मुझे नाम लाइन में जाके जुड़वाना पड़ा। जब मेरा नाम जोड़ा तो जिसने मेरा नाम काटा उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुई? ये नाम आपने कैसा काटा? पूरा चुनाव आयोग को एक एक्स्ट्रा काम लग गया, अशोक वानखेड़े को फिर से एनरोल करना। मेरे 2 दिन वहां खराब हो गए, वो अधिकारी लोग काम पे लग गए। ये इतना मैन आवर्स जो लॉस्ट होते हैं और इतनी जो समय चला जाता है, पैसा वेस्ट हो जाता है, क्यों हुआ? किसलिए मेरा नाम काटा गया था? क्यों काटा गया था? मेरा पूरा परिवार है, मैं ही नहीं हूं। तो ये फ्रॉड है। ये कुछ नहीं, ये कहते कि हम बड़े सत्यापन करते, कोई नहीं सत्यापन। बिहार में आज भी ऐसे लोग हैं कि जिनका जो जीवित है, सरकारी सुविधा ले रहे हैं, सरकारी जॉब में भी है, लेकिन मतदाता नहीं है। क्या कहें ऐसे लोगों का? अब आपने कहा कि हम फाइनल लिस्ट देंगे, उसमें ये नाम हो भी जाएंगे तो उनके आगे रहेगा कि ये डाउटफुल केस है, मतलब में मतदान नहीं कर पाएंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, ये 60 लाख लोग मतदान नहीं कर पाएंगे आशीष। ये 60 लाख लोग मतदान के 4 दिन बाद इनके ऊपर लेटर आएगा कि आपका नाम अब वैलिड पाया गया है। खेल वही है। मैं एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूं, जो अभी पिछले लगातार हियरिंग हो रही है, इसी 15 दिन की हियरिंग में एक बात और आई थी, जब माइक्रो ऑब्जर्वर पर बहस हुई थी। तो उस बहस में जब दलील रखी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सब ने, कि माइक्रो ऑब्जर्वर ये अलग अलग राज्यों से बुला करके, जब ये बनर्जी, चटर्जी, बंदोपाध्याय वाली बातें आई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा था कि अंतिम निर्णय ईआरओ का होगा, ईआरओ ही अंतिम निर्णय है। वही तो मैंने बताया आपको कि माइक्रो ऑब्जर्वर ये सिर्फ हेल्प के लिए है, दे आर देयर टू असिस्ट द ईआरओ एंड एईआरओ। मैं इसी बात वो बॉस हो गए कि फिर कंटेम्प्ट कौन? कंटेम्प्ट अगर हम सवाल कर रहे हैं ये कि कंटेम्प्ट खुद ही बेंच अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, वो खुद एक दूसरे आपस में कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ये बात जब साफ थी, तो अगर ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप बुलाइए इंडियन एक्सप्रेस को। मैंने दूसरी बात है ना आशीष, बोला है ना, दूसरी बात है कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर है ये उधर बैठेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, जब लोग आएंगे, दलील देने आएंगे, लोग प्रेजेंट करेंगे अपने आप को कि मेरा नाम है और ये डॉक्यूमेंट, वो वहां बैठे रहेंगे, तब तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आप आए, मैं ईआरओ, एक माइक्रो ऑब्जर्वर बैठा हुआ था वहां पे, छत्तीसगढ़ का अग्रवाल, जो बीजेपी का कोई ऑफिस बेरर होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। तब आशीष जी के डॉक्यूमेंट मैंने किए, आपको ओके किया, उसने डॉक्यूमेंट दिए, उसने भी सर हिलाया,
उसने भी मेरे को मदद की। फिर 14 तारीख की 12 तारीख के दिन आपको मैसेज, आपको पता पर नोटिस आता है कि आपका नाम नहीं है। और क्योंकि भाव माइक्रो ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्शन लिया, तो तब वो क्या झक मार रहा था क्या? तब नहीं, जब वो अंतिम अथॉरिटी ईआरओ है तो वो है कैसे ही। उसको फिर डाल सकता है? मैं तो सीधी सी वही बात। तो और वही इस तो है सुप्रीम ना कोर्ट में बात हुआ कि अंतिम अथॉरिटी कौन है, फैसला किसका होगा? ईआरओ का भाई। होगा। फिर कैसे? सुप्रीम कोर्ट यदि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनके वो राइट्स होते हैं उसके तहत जाके यदि ये काम बताता है, तो सुप्रीम कोर्ट इतना तो देखेगा कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्या कहता है। और 13B जो है, सेक्शन 13B ऑफ द एक्ट क्लियरली डिफाइंस who will prepare the voters list. It's a ERO. Who will give the notices in case of discrepancy? It is ERO and AERO. Things are very clearly notified, very clearly described. उसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। लेकिन आप एक लाइन माइक्रो, सुपर माइक्रो ये लाओगे तो कैसा होगा? एक लाइन में मैं एक लाइन का सवाल जानना चाहता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर के बंगाल में एसआईआर में जो निर्णायक ताकत थी वो बंगाल के अफसरों से छीन करके बाकियों को सौंप दी? चुनाव आयोग ने बिल्कुल। माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए छीनने की कोशिश की, जब वहां पर ये घिरे जनप्रतिनिधित्व कानून जो अभी आपने बताया उसके उसमें आए कि अंतिम अथॉरिटी नहीं हो सकती माइक्रो ऑब्जर्वर की, तो 142 का अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। और उस शक्ति का इस्तेमाल अल्टीमेटली क्या हुआ? उस शक्ति का इस्तेमाल कि बंगाल की निर्णायक क्षमता बंगाल के अफसरों के हाथ से आपने छीन ही लिया किसी भी तरीके से। और क्या, मैं इसीलिए कर रहा हूं सीधा सवाल, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग मिलकर के बंगाल के चुनाव एसआईआर से जो निर्णायक ताकत थी क्या छीन लिया गया? दोनों मिलकर के छीने बंगाल के मैं अफसरों से। इसके आगे जाके बात करता हूं। बंगाल के चुनाव के नतीजे क्या सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा? फिर ओथ ही और करवा देना। संविधान का कस्टोडियन जो है, यही संविधान को पलीता मेरे मेरे हिसाब से तो पलीता लग गया। देखिए, मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, जितना समझ पाता हूं, जितना पढ़ता हूं, जितनी मैंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी है, जितने मैंने बंगाल के लोगों से बातचीत की है 1 to 1, उससे तो मुझे यही लगता है कि जब चुनाव आयोग घिरता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या उसको बचाने के लिए आता है? जब से एसआईआर प्रक्रिया चालू हो गई बिहार से लेकर आज तक, चुनाव आयोग का मुझे बताइए कभी कुछ हुआ है? कभी कोई नोटिस दिया है? चुनाव आयोग को कभी लताड़ पड़ी है, फटकार पड़ी है? फटकार पड़ने के लिए क्या जूते खाने के लिए विपक्षी पार्टियां ही और विपक्षी सरकारें ही क्या? और ये मैं बार बार देखता हूं, 10,000 रुपए चलते चुनाव में कोई दे सकता है तो कुछ नहीं होता उसका। वो महिलाओं को मदद कर रहा है। 25 लाख लाभार्थी जुड़ते हैं चलते चुनाव में, फेज 1 और फेज 2 के बीच में बिहार में। आचार संहिता की धज्जियां नहीं उड़ती। लेकिन स्टैलिन कुछ अनाउंस करता है तो फिर आप वेलफेयर नहीं करते और फ्रीबीज देते हो, और फिर इससे राष्ट्र का विकास कैसा होगा, राज्य का विकास कैसा होगा? और राज्य का विकास के प्रति सर्वोच्च न्यायालय बिहार के प्रति क्यों नहीं उतना? फिर बिहार में उसने वो इश्यू छोड़ के पीके तुम हार गए चुनाव, फिर अरे पीके हारा हुआ है, नहीं हारा हुआ है, डिपॉजिट जब्त है, वो एक नागरिक है बिहार का। अब बिहार के नागरिक को बिहार के टैक्स पेयर्स का पैसा कैसा खर्चा हो रहा है, सरकार लुटवा रही है। और यदि आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी है रिकॉग्नाइज्ड, तो उसको क्या अधिकार नहीं है बोलने का नहीं कि साहब ये आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही है? नहीं, आप हार गए हो। अरे हारना जीतना ये थोड़ी आप सुप्रीम कोर्ट को पूछने आए थे। और वो कौन सी बात बता रहा है? सारी दुनिया को मालूम है हम हार गए, हमारा डिपॉजिट जब्त हो गया। हमने इंदिरा गांधी जैसी का इलेक्शन सेट असाइड होते हुए देखा, हमने वो जुडिशरी देखी, और छोटी सी बात पे वहां तो नहीं किसी ने कहा कि आप चुनाव हार गए इसलिए आ गए। आपके सामने केस क्या है? आपको मतलब ये तो यही हो गया ना कि भाई अशोक वानखेड़े हरा शर्ट पहन के क्यों आया? तुम हरा शर्ट पहन के आया, तुम्हारी मेंटेलिटी दिखती है, तुम हर चीज में पर्यावरण ढूंढते हो, तुमसे बात ही नहीं करनी है, मत हो गया खत्म। आगे देखिए होता है क्या, जब तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, बार बार कह रहा हूं मैं किसी चीजों को। सोनम वांगचुक के केस में कैसा
यही सुप्रीम कोर्ट रात को 12-12 बजे खुलता है अर्णव गोस्वामी के केस में। हाँ, अर्णव गोस्वामी के केस में कोई ऐसा ये तो नहीं था। अरे एक कोई आर्किटेक्ट था, उसने अपनी जान दे दी भाई, और लिख के गया पत्र, उसके लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलता है। वो वांगचुक जो इस देश के लिए गर्व और है, वांगचुक जिसने ये अर्णव गोस्वामी से 1000 गुना ज्यादा काम किया होगा देश के लिए, वो अभी भी जेल में सड़ रहा है। तारीखें लग रही कहीं ना हैं। कहीं तो मैं मेरा कहने का मतलब है, न्यायपालिका को कहीं ना कहीं एक इंसान होने के नाते भी सोचना चाहिए। आप न्याय देखिए, लेकिन न्याय किस लिए है आखिर? ये कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है? ये संविधान इस देश की जनता ने देश को अर्पित किया है। बाकी बाकी विश्व में सारे संविधान संविधान सभा ने दिए है, इसने दिए, उसने दिए ना। ये यूनिक केस है पूरे विश्व में। ये संविधान भारत की जनता अपने आप को अर्पित करती है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जब जब आप ये बात कर रहे हैं ना, एक केस और दिखाता हूं, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी। जो मैं दिखा रहा था वो बेसिकली एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी का खाली उसमें हवाला है। लाइयो, हेडलाइन हवाला है। लाइए, उसको देखिए। हर नीति में क्यों दखल, हर नीति में क्यों दखल, एनसीईआरटी विवाद के बाद अब किस याचिका पर भड़के सीजेआई सूर्यकांत, मतलब हर दिन हेडलाइन रहती है भड़के सीजेआई, सीजेआई भड़क रहे हैं, सामने थे प्रशांत भूषण। अब इसी हेडलाइन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि सामने कौन था, वो नाम आप देख लीजिए, भड़के सीजेआई। अब मैं खबर बताता हूं भाऊ, 3 दिन पहले एक जानकारी मिली सूर्यकांत जी को कि कक्षा 8 एनसीईआरटी में अब पढ़ाया जाएगा न्यायपालिका भ्रष्टाचार का मामला। उस दिन नहीं से नहीं, जो जो टिप्पणियां वो दी भी हैं, आशीष जी, मैं एक और आगे एक जाता हूं। वो भी कपिल सिब्बल, मनु संघवी जैसे वकीलों ने जो आए दिन डांट खाते हैं, झाड़ खाते हैं, उन्होंने ये संज्ञान में लाया उन्होंने उनके। तो उस पर नहीं, उसके बाद आपने टिप्पणियां शायद देखी हो, कौन कौन सी टिप्पणियां, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, होने नहीं दूंगा। सिर्फ उस इसका था संघ और बीजेपी की बहुत वो सातिर प्लानिंग का हिस्सा था उप चैप्टर। लेकिन लेकिन न किसी सरकार पर, आप देख लीजिएगा ये टिप्पणी कितनी भी कर लें, क्या धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करने का है सुप्रीम कोर्ट में मादा? नहीं नहीं नहीं, ना, मामला खत्म, कुछ नहीं होगा। मामला रफा दफा हो गया, मामला रफा दफा लेकिन हो गया। हाँ, वो रफा दफा हो गया, तत्काल चैप्टर रुक गया, रातों रात रुक गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद आज ये जो मामला था, जो अभी शांति बिल याद होगा आपको, जो आया है न्यूक्लियर हमने सेक्टर उस पे में, कार्यक्रम, उसमें हमने कार्यक्रम भी किया था। हाँ, इन्वेस्टमेंट ओपन कर दिया गया। और उस इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी बात है कि अब जवाबदेही नहीं होगा। जो भी होगा निवेश करने वाला, अगर कुछ बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है, भोपाल गैस कांड त्रासदी टाइप में कुछ भी, तो उसकी अब जवाबदेही नहीं है। ये मामला लेकर के गए थे प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में, और उसी के जवाब में क्या कहा हमारे सीजेआई ने, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सूर्यकांत ने अदालतों के अति हस्तक्षेप पर सवाल उठाए। परमाणु ऊर्जा नीति से जुड़ी इस सुनवाई को में कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर सरकारी नीति को न्यायिक जांच के दायरे में लाना जरूरी नहीं है। तो पढ़ाई भी सरकारी नीति थी, क्यों उसमें गए? जरूरी नहीं। कोर्ट ने कहा कि विकास, निवेश और राष्ट्रीय हित जैसे बड़े मुद्दों को ध्यान में रखे बिना केवल आशंकाओं के आधार पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने जो शायद देश को नहीं जानकारी थी। उन्होंने कहा कि अगर हर नीति में मुकदमेबाजी होगी तो बड़े प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से असफल हो सकते हैं, इससे देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, देश के डेवलपमेंट पर इससे असर पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सीजेआई सूर्यकांत ने कि आज कोयला आधारित ऊर्जा को हतोत्साहित किया जा रहा है दुनिया में, और देश परमाणु ऊर्जा के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है, मतलब पूरा रोड मैप बना दिया आगे बढ़ाने का। इसलिए राष्ट्रीय हित और काल्पनिक आशंकाओं के बीच संतुलन जरूरी है। जस्टिस बागची ने भी कहा कि ऊर्जा नीति तय करना सरकार का अधिकार है, कोर्ट केवल देखेगी कि नीति असंवैधानिक तो नहीं है। तो चैप्टर असंवैधानिक तो नहीं था, वो भी सरकार की पॉलिसी थी, आई थी, उसमें आप नहीं एक्टिव हो गए। अब नहीं नहीं, मैं एक डेटा दिखा दूं भाऊ प्लीज, एक डेटा, बस एक डेटा।
इतना होमवर्क अगर जज साहब करते हैं, थोड़ा सा हमें भी करना पड़ेगा। भैया दिखाओ जरा, ये दुनिया में एक डेटा दिखा रहा हूं, अगर जज साहब के ईगो को ठेस न पहुंचे तो देख लेंगे। दुनिया में परमाणु ऊर्जा का कुल बिजली उत्पादन में हिस्सा 1996 के 17.5% के चरम से गिरकर अब 9% रह गया है। 1996 में कुल बिजली उत्पादन में 17.5% परमाणु ऊर्जा से था, अब वो 9% रह गया है। उच्च लागत निर्माण में देरी और पुराने संयंत्रों के बंद होने के कारण विकसित देशों में इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। विकसित देशों में कम होता जा रहा है। हालांकि चीन, रूस, भारत नए रिएक्टर, भारत की बात ही है, निर्माण के साथ कुछ जगह इसका विस्तार भी जारी है। आधा हो गया 1996 से पिछले मैं 30 साल आपको में, आधा इसका हो पूरा गया। शांति क्यों आया आशीष जी, मैं ये हम्म, बताता हूँ आपको। हम्म, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और एटॉमिक हम्म, एग्रीमेंट साइन करना था अमेरिका के साथ, हम्म, तो जब मनमोहन सिंह जी ने वो एग्रीमेंट साइन किया तो मनमोहन सिंह जी को सीआईए का एजेंट, अमेरिका का एजेंट, कई लांछन लगे। लेफ्ट ने, वाम दलों ने समर्थन विड्रॉ कर दिया। सरकार गिरने के कगार पे थी एक एग्रीमेंट पे। उसके बाद बाकी दलों ने साथ दिया, सरकार टिक गई। लेकिन वो मनमोहन सिंह थे। उन्होंने तब भी कहा था कि एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया कुछ और हितों की वजह से, लेकिन जो अमेरिका सोच रही थी उस समय ये प्रोपोगेट किया गया था। उस समय आर्टिकल हम तब अखबारों में लिखते थे, तब चैनलों में बोलते थे, तो जो फीडबैक हमको जो अमेरिकन समर्थक लॉबी है वो जो कागज दे रही थी, उसमें ये था कि हर जिले में रिएक्टर होगा, छोटे छोटे रिएक्टर बनेंगे, 20 बाय 40 कंटेनर जैसे होते वैसे वैसे। हर जिले को पूरी बिजली वहीं से होगी। ये कोयला उत्पादन वगैरह सब बंद हो जाएगा और ये छोटे छोटे रिएक्टर अमेरिका भारत को बेचेगा। ये सारा एग्रीमेंट हो गया। मनमोहन सिंह ने पहला रिएक्टर का ऑर्डर दिया फ्रांस को, दूसरा रिएक्टर का ऑर्डर दिया रशिया को, और मामला वहीं रुक गया। अमेरिका को लगा कि हमने जिस बड़े मार्केट के सोच में एग्रीमेंट करवाया वहां तो हम फेल हो गए। फिर उन्हें मनमोहन सिंह सरकार नहीं चाहिए थी। फिर एक रिवॉल्यूशन हुआ, एकाएक ये सरकार बदनाम होने लगी। जो आरोप लगाए सरकार पे, आज 11 साल बाद भी एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है, ना कुछ आरोपी की जांच करता है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए इस सरकार की क्रेडिबिलिटी को हिट करना था। तो मनमोहन सिंह को विलन बना दिया। इसमें बाकायदा डीप स्टेट का भी रोल था। अब जब डीप स्टेट अपनी सरकार ले आया, यदि मैं ये कहूं इस भाषा में, तो वो वही काम करेगी जो इनके हित में होगी। अमेरिकन ट्रेड डील उसी का एक हिस्सा है। उसके बाद शांति, ये जो बिल आया, ये परमाणु ऊर्जा के लिए। आपने कहा कि विश्व से परमाणु से लोग दूर दूर हट रहे हैं, और बाकी एनर्जीज पे जाता, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस पे ज्यादा जोर दे रहे। सस्ता है, सस्ता है, सस्ता। और अब ये देखिए हमारे यहाँ क्या हो गया। अब जैसे ही ये शांति का बिल आ गया, उसी के दौरान अडानी जी ने एक अपनी कंपनी भी रजिस्टर कर दी। अब अडानी जी परमाणु ऊर्जा में आएंगे। ये जो बिल बना, अब फिर से मैं बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय कई बार, क्यों हमको लगता है कि प्रेयर क्या थी कोर्ट के सामने? प्रेयर ये नहीं थी कि परमाणु ऊर्जा होनी ही नहीं चाहिए देश में। हाँ, प्रेयर ये नहीं थी कि शांति का पूरा बिल क्रॉस किया जाए ना। प्रेयर जवाबदेही सिर्फ हो। ये थी, प्रेयर सिर्फ इतनी थी कि ये जो नया कानून आया है, इसमें निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा के लिए भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसमें उनकी जवाबदेही थी सिर्फ 3,000 करोड़ तक की, जबकि ये लाखों करोड़ का खेल है। तो ये जवाबदेही का जो 3,000 का लिमिट है, यह हटा देना चाहिए। एक्चुअल जवाबदारी, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे, मामला खत्म। किसी ने नीति को अपोज नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि परमाणु ऊर्जा नहीं चाहिए, किसी ने नहीं कहा कि निवेश है। सिर्फ आपको इतना कहा कि आप इसको परमानेंट करें। परमानेंट कोई करेगा नहीं, सबको चाहिए 3,000, सबको 3,000 चाहिए। क्योंकि आप, कल हादसा हो गया, लाखों लोग मर गए, पूरा करोड़ों रुपए, करोड़ों करोड़ों अब्जों का नुकसान हो गया।
आप 3,000 करोड़ रुपए देके छूट सकते हो। विकास, इन्वेस्टमेंट और जनहित, इसमें बैलेंस करना होगा न्यायपालिका को। भोपाल गैस हादसा मैंने आंखों से देखा है। भोपाल गैस कांड होने के बाद तुरंत वहां जो लोग पहुंचे थे, 1-2 दिन के अंदर हम भी पहुंचे थे। मैं इंदौर में था, फ्री प्रेस में काम कर रहा था। मैंने भोपाल देखा है आशीष, आपका ससुराल है भोपाल, आप भोपाल जाते हैं, आपको पता है भोपाल आज भी उस गैस त्रासदी से निकला नहीं है। और उस गैस त्रासदी के लिए लगातार लोग कोर्ट जाते रहे, लगातार लोग पेपर में लिखते रहे, और लगातार ये बोला जाया था कि भोपाल में इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप उसके खिलाफ हो। क्या हुआ? जितने लोगों को रोजगार नहीं मिली, उससे कई गुना लोग मर गए। जितने लोगों को रोजगार मिला, उससे कई ज्यादा गुना बच्चे विकलांग पैदा हुए। जितनों को रोजगार मिला, उससे कई गुना लोग आज भी भोपाल गैस पीड़ित में लोग बीमार पड़े हैं, बेड पे मौत का इंतजार कर रहे हैं। तो हमें कहीं विनाश और विकास के बीच में रास्ता ढूंढना चाहिए। सिंपल बात थी, इतनी कमेंट करने के बजाय 3,000 के लिए क्यों? कोर्ट ने तो बाद में कहा ना कि अमेरिका, जापान, ये लोग कैसे करते हैं, इनका ये। अच्छा, कोर्ट क्या कहती है कि आपको आशंका से नहीं आना चाहिए। आशंका ही होती है। मुझे बताइए, भोपाल के कल तो मैं एक, अरे भोपाल गैस छोड़ो, परमाणु में ही देखो, चेरनोबिल और फुकुशिमा, ये दोनों को 2011 में हुआ है अभी। हुआ, आप देखो क्या नुकसान हुआ। मुझे बताइए कितने लोग प्लेन में, अभी तक भारत में कितने लोग प्लेन में हथियार लेके हाईजैक कर गए? एक नेपाल से हाईजैक हुआ था भारत का प्लेन। भारत भूमि पे कितने प्लेन हो गए? और एक कोई वो पांडे एप्पल लेके हैंड ग्रेनेड करके चिल्लाया, वो लखनऊ में एक प्लेन हाईजैक किया था। और कितने प्लेन हाईजैक हुए? नहीं हुए ना। फिर भी विमान में जाने के पहले पूरी सिक्योरिटी चेक होती है ना, जूते उतार के दिखाने पड़ते हैं, बैग उल्टा करके देखना पड़ता है। क्यों होता है ये? कल मैं यही सर्वोच्च न्यायालय जैसा कहूं कि कितना टाइम वेस्ट करते हो तुम मेरा? आशंका की वजह से थोड़ी ना ऐसा तुम चेक करते रहोगे। हर बार सांप से कटवा के नहीं देखना पड़ता। यदि किसी को सांप ने काटा और मर गया तो आपको समझ लेना चाहिए कि आदमी मरता है उसमें। ये 2 हादसे विश्व के इतने बड़े हादसे हैं कि उस हादसों के बाद परमाणु का नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए अब तो कम यूज भी हो रहा है भाऊ। अब तो दुनिया बहुत तेजी से कम कर हम रही फिर है। कहते हैं, हम फिर कहते हैं, निजी कंपनियों की देनदारी या जिम्मेदारी, जवाबदेही 3,000 करोड़ तक नहीं होनी चाहिए, ये अनलिमिटेड होनी चाहिए, जितनी हुई एक्चुअल होनी चाहिए। इसी बात पे प्रेयर थी, लेकिन ज्ञान इतना सुनना पड़ा। कौन सा नीति में? सुप्रीम कोर्ट नीतिगत हस्तक्षेप नहीं करेगा तो कौन सा करेगा? यदि वो नीति जनहित मतलब राष्ट्र विकास की हो और जनता को ज्यादा डैमेज करने वाली हो तो क्या करेंगे हम? चलिए, इजाजत दीजिए, फिर हमारा कार्यक्रम का ड्यूरेशन फिर ज्यादा हो गया है। इजाजत दीजिए, लेकिन अभी कुछ बाइटें थी, अब इस कार्यक्रम में नहीं, हम आगे लेकर के आएंगे। लेकिन ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और आम जनता नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ही जो न्यायविद हैं वो देखें, क्या सरकार के हर हर कार्य पर मुहर लगाना ही अदालतों का काम रह गया है? विपक्ष को फटकार लगाना ही अदालतों का काम रह गया है? अदालत तभी सरकार के सामने आमने सामने खड़ी नजर आती है जब उसके शक्तियों पर, उसके अधिकारियों पर, कोलेजियम पर भी जैसे ही बात आएगी तब कोलिजियम पे देखिए। बात आएगी तो तुरंत होगा, बदनामी पे बात आएगी तो तुरंत होगा। तो यही है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं जरूरी हमारा खबरों लेकर। न्यायपालिका की एक ही गुजारिश है, माए बाप संविधान के कस्टोडियन हो, आप पे हमारा बहुत अंतिम, आप ही एक अंतिम रास्ता हो। आप जितना अपने लिए करते हो उतना इस देश की जनता के लिए भी करेंगे तो ये जनता पे एहसान हो जाएगा, और कुछ नहीं। चलिए, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो
क्या उनका बिगड़ना है? उनका क्या बिगड़ना? वो साहेब हैं, साहेब हैं, हमारी बात बुरी मान जाए, ईगो उनका बहुत बड़ा, उन लोगों का होता है, ईगो बहुत बड़ा है, ईगो तो इतना है, अभी भ्रष्टाचार पे ऐसे जो है तड़क रहे थे, और इस सब पे नहीं, एसआईआर होने दो, बिल्कुल खुला छूट है इस देश में। ज्ञानेश कुमार को आउट ऑफ कंट्रोल है वो ज्ञानेश कुमार, इजाजत दीजिए, हम उससे शुरू किए थे, उसी पे खत्म करते हैं, और आप देखिए लोकतंत्र का ये दुर्दिन। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।